वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं जानती हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप बहुत अच्छे से रेडी कर चुके हैं और तैयार हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से मैंने ये कुछ टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहे हैं उनको शामिल किया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक मैंने लिया है नाटक लिखने का व्याकरण। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है नाटक के महत्वपूर्ण अंग, घटक या तत्व। कुछ भी क्वेश्चन का फॉर्म आ सकता है लेकिन आंसर सिर्फ एक ही रहेगा और वो है आपका समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा और रंगमंचीयता। सेकंड क्वेश्चन आपका है नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले मैं एक आपका डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो नाटक होते हैं वो आपके टीवी सीरियल्स के नाटक यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। वो बात हो रही है जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल रामलीला ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर रामायण का प्रस्तुतिकरण आप देखते हैं। रंगमंचीयता के आधार पर जो प्रस्तुतिकरण होता है तो वो होता है नाटक। तो उसे हम दृश्य काव्य की संज्ञा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स उसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाटक अपने लिखित रूप में एक आयामी होता है। नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। मंचन में प्रकाश और ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। तो ये हैं आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका नाटक में समय का बंधन, यानी कि नाटक को समय में बांधकर क्यों रखा जाता है। ये तो है ही बेटा, अगर समय में नहीं बांधेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है एक समय सीमा निर्धारण कर देना। तो नाटक में समय का बंधन जो है, नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा के भीतर उसको पूरा होना होता है। और मंचन हमेशा वर्तमान में होता है, चाहे वो कोई भी काल में घटित हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी रामायण, तो रामायण में जैसे कि वो पहले घटित हो चुकी है लेकिन जब भी रामलीला में आप देखते हैं तो वो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में ही उसको संयोजित किया जाता है। दर्शकों को जोड़कर रखने के लिए, निरस्ता से बचाने के लिए और साहित्य की अन्य विधाएं जैसे होती हैं कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, इन सब को हम कभी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बीच में रोक भी सकते हैं और कुछ समय बाद फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन नाटक में ऐसा करना संभव नहीं है। नाटक में 3 अंक होते हैं, उन्हें समय के साथ बांधकर ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि वो 48 मिनट यानी कि 48 मिनट की अवधि में उसे पूरा करे। तो यही है आपका समय का बंधन। आगे देखते हैं नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही क्यों संयोजित होते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, यानी कि हमें अपनी कोई बात रखनी होती है, हमने अपने पॉइंट, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं जो भी रखना होता है तो ये एक उसके प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम होता है। शाब्दिक अर्थ से व्यंजना की तरफ ले जाने वाला, और इसमें नायक, प्रतिनायक यानी कि आपके हीरो, विलेंस और इनके द्वारा तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, इन सब की संवाद द्वारा प्रस्तुति होती है और प्रभावी प्रस्तुतिकरण के द्वारा समाज में जागरूकता आती है। नाटक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है नाटक कहानी से किस रूप में भिन्न है। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि नाटक एक दृश्य काव्य है तो वो कहानी से तो डिफरेंस होगा ही उसका। तो कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ना है, जबकि नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता सभी को बांध के रखना है। कहानी कही, सुनी या पढ़ी जाना, जबकि नाटक क्या है, देखा जाना। नाटक का मंचन होना, नाटक में अभिनय, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, संगीत आदि का समावेश होता है और नाटक में द्वंद्व जो है वो कहानी की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा नाटक का टॉपिक समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिया है मैंने कहानी, कैसे लिखें कहानी। तो यहाँ पर कहानी की परिभाषा, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश है, द्वंदात्मकता है, कथा का क्रमिक विकास है, चरमोत्कृष्ट यानी कि क्लाइमैक्स है, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी के तत्व, अंग या घटक, उसमें हम शामिल करेंगे केंद्र बिंदु यानी कि कथानक। कथानक को केंद्र बिंदु कहा जाता है, उसी के अराउंड जो है वो कहानी आपकी चलती है।
पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, उद्देश्य, देशकाल, वातावरण, द्वंद्व, चरमोत्कृष्ट, क्लाइमैक्स और भाषा शिल्प। इन पर एक दृष्टि हम डाल लेते हैं क्योंकि इन पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो सेपरेटली भी आ जाते हैं। सिर्फ एक पॉइंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है विस्तृत रूप में। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कथानक यानी कि केंद्र बिंदु। आपने देखा होगा जब घर तैयार करते हैं तो घर का नक्शा पहले तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर घर का निर्माण किया जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर है। जब हम कहानी का निर्माण करते हैं तो उससे पहले नक्शा यानी कि कथानक तैयार किया जाता है। तो यहां पर कथानक जो है वो केंद्र बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जाता है इसे, और कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कथानक एक ऐसा काल्पनिक ढांचा है जो कोरी कल्पना नहीं है, संभावित है और लेखक के उद्देश्य से वो मेल खाता है। कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है पात्र यानी कि आपके कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स को क्या आवश्यकता होती है? पात्रों का अध्ययन कहानी की महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। हर पात्र का अपना अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। मूवीज में देखा है ना, हीरो के अलग डायलॉग्स होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है, विलन्स का अलग होता है, बस कुछ इसी तरह से। तो कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा वो उतनी आसानी से पात्रों का चरित्र चित्रण कर पाएगा और उनको संवाद दे पाएगा। संवाद मीन्स डायलॉग्स। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए क्योंकि पात्रों की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से लेखक के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं चरित्र चित्रण यानी कि पात्रों का चरित्र कैसा हो। तो डेफिनेटली आपके पात्रों के चरित्र के आधार पर ही उनको संवाद दिए जाते हैं। अभी अभी हमने लास्ट पॉइंट पे इसको डिस्कस किया है। तो पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से कहानीकार द्वारा गुणों का बखान करके और पात्र के क्रियाकलाप और संवाद के माध्यम से चरित्र का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवाद यानी कि कथोपकथन, डायलॉग्स। कहानी में पात्रों के संवाद को कथोपकथन कहते हैं। संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित और विकसित करते हैं, साथ ही कहानी को गति भी देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। घटना प्रतिक्रिया में कहानीकार नहीं दिखा सकता, सिर्फ संवादों के प्रयोग से वो सब कुछ बता सकता है, क्योंकि मूक रहकर हम अपनी बातों को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति लक्षित होने चाहिए कि जो कहानीकार का उद्देश्य है संवादों में वो पूर्ण हो जाना चाहिए। अगला तत्व है आपका द्वंद्व यानी कि प्रतिरोध। मूवीज में आपने कोई मूवी देखी और वो मूवी शुरू से आखिर तक सब कुछ अच्छा 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 चलता चला जाए और उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो द्वंद्व है यानी कि जो प्रतिरोध है, उतार चढ़ाव जो आते हैं वो कहानी को संपूर्णता प्रदान करते हैं। तो द्वंद्व अर्थात विरोध या संघर्ष। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, कहानी में रोचकता लाता है। द्वंद्व के तात्पर्य से परिस्थितियों के रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, बाधाओं के समाप्त होने पर हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं और हमारा कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से उद्देश्य की तरफ बढ़े और उसे पूर्ण करे, यही द्वंद्व के कारण पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है आपका देशकाल और वातावरण यानी कि कहानी घटित कहाँ हो रही है, वो ग्रामीण इन्वायरमेंट है, ग्रामीण वातावरण है या शहरी वातावरण है, क्योंकि जैसा वातावरण और देशकाल होगा वैसा ही आपको उन पात्रों की वेशभूषा है, आप उनके चरित्र चित्रण है, उनके संवाद है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो देशकाल और वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देशकाल और वातावरण होता है। कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है कि लेखक देशकाल और वातावरण का पूरा ध्यान रखे। लास्ट आपका है चरमोत्कृष्ट यानी कि क्लाइमैक्स। कहानी कंप्लीट होते होते चरमोत्कृष्ट पर लास्ट आपका क्लाइमैक्स क्या रहेगा, ये उत्सुकता हर किसी के मन में बनी रहती है। तो कथानक के अनुसार कहानी का चरमोत्कृष्ट की ओर वो बढ़ती है। सर्वोत्तम यही होता है कि चरमोत्कृष्ट पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करे, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल हो कि आगे क्या होगा, लास्ट में जाके क्या होगा। तो यही है हमारा चरमोत्कृष्ट, क्लाइमैक्स। अब आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, समाचार लेखन यानी कि समाचार लिखते वक्त हमें किस शैली का प्रयोग करना चाहिए। तो वो है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पिरामिड को उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 6 ककार आपके यूज किए जाते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, और इनको जो है उल्टा पिरामिड शैली में आपको स्थापित करना होता है। सबसे ऊपर जो इंट्रो वाला पार्ट होता है, मुखड़ा जो होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स होती हैं, कई बार हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हम सिर्फ हेडिंग्स को देखकर ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये घटना क्या है,
कौन है इसमें, कहाँ घटित हुई है, कब हुई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बॉडी वाले पार्ट में, जहां पर अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है तो हम उस समाचार पत्र में उस खबर को थोड़ा सा और बारीकी से पढ़ लेते हैं, तो वहां पर विस्तृत विवरण आपको मिलता है कैसे और क्यों। लास्ट में आप देखेंगे कि सबसे कम महत्वपूर्ण बात है कि ये घटना हमने कहाँ से, हमें इसके स्रोत कहाँ से मिले हैं, तथ्य हमने कहाँ से एकत्रित किए हैं, तो वो हम सबसे आखिर में इसमें शामिल करते हैं। तो ये है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। इसको मैंने आपके सामने शाब्दिक रूप में भी प्रस्तुत कर दिया है। ये है शाब्दिक रूप, और लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग समाचार लेखन के अंतर्गत 19वीं सदी के मध्य शुरू हुआ और इसका विकास अमेरिका की गृह युद्ध के बाद हुआ है। धीरे धीरे यह शैली विकसित हुई और समाचार लेखन की मानक शैली बन गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समाचार और फीचर में अंतर। एक क्लियर कर देती हूं मैं एक बात, अगर सिर्फ समाचार के बारे में पूछा जाए तो आप लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स हैं उनको सबको इंक्लूड कर दीजिएगा, और अगर फीचर के बारे में आपसे पूछा जाए तो राइट साइड में जो आपके पॉइंट्स हैं आप उनको इंक्लूड कर दीजिएगा। और अगर दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए तो उसका आंसर तो आपके सामने है ही। तो यहाँ पर है समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, और फीचर जो हैं वो कथा, कहानियों के रूप में, यानी कि कथात्मक शैली में उनको लिखा जाता है। तो इसके पॉइंट्स हैं, पहले मैंने परिभाषा को ऐड किया है। समाचार की परिभाषा है, समाचार किसी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य, पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम, ताज़ी घटनाओं से अवगत कराना, यही उद्देश्य होता है समाचार का। और फीचर का उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। नेक्स्ट है आपका समाचार में शब्द सीमा होती है और फीचर में शब्द सीमा नहीं होती। एक अच्छा फीचर 200 से लेकर 2000 तक शब्दों को शामिल कर सकता है। अगला पॉइंट है, लेखक के विचारों और कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जो समाचार होते हैं वहां पर वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको शामिल किया जाता है ताकि समाचार आपका संपूर्ण और वास्तविक हो। यहाँ पर मनगढ़ंत या काल्पनिक शैली यूज नहीं होती है। तो फीचर में आप लेखक की कल्पना और विचारों को स्थान दे सकते हैं। लास्ट है आपका, समाचार में फोटो का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि अच्छे फीचर के लिए आप उसमें फोटो और ग्राफिक्स को शामिल कर सकते हैं। तो ये हैं आपके समाचार और फीचर के अंतर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संपादकीय। इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। संपादक मीन्स होता है वह व्यक्ति, यानी कि एडिटर, जो सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है, एडिटिंग करता है जो। और संपादकीय व्यक्ति नहीं है, संपादकीय एक कॉलम है। आपके अखबार के बीच के पृष्ठ में आप उसको देख पाएंगे, और उसमें वहां पर संपादकीय में अखबार किसी विशेष घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, और वो किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, बल्कि वो संपादक और उनके सहयोगियों के एक टीम वर्क होता है ये। इसी के लिए इसमें नीचे किसी का नाम भी नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका संपादक के नाम पत्र। इसे हम पाठकों का अपना कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है ये, और ये अखबार का एक स्थायी स्तंभ है। और इसका उद्देश्य होता है कि जनता या पाठक के जो मुद्दे हैं उन पर वो अपनी राय यहाँ पर प्रकट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्तंभ लेखन। स्तंभ मीन्स पिलर। तो कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए पहचाने जाते हैं, तो उनको कुछ स्थान दे दिया जाता है जहां पर वो अपनी रचनाएं, अपने थॉट्स, अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये एक स्तंभ लेख होता है। स्तंभ का विषय चुनना और उसमें अपने विचारों को प्रकट करने में लेखक को संपूर्ण छूट होती है। कुछ स्तंभ तो इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लेखक के नाम से ही वो पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वीट टॉपिक, द्वारपाल। तो द्वारपाल मीन्स गेट कीपर, दैट मीन्स घर के अंदर एंट्री किसको अलाउड है, किसको नहीं है। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर कि समाचार पत्र को छपने के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से अनुपयोगी हैं। तो यहाँ पर वो एडिटिंग का काम जो काम होता है, द्वारपाल जिसे कहेंगे। द्वारपाल संपादक या संपादक मंडल को कहा जाता है, जो कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका आलेख लेखन। आलेख को हम लघु निबंध, निबंध तो आप सबने लिखे ही होंगे, बस ये निबंध का छोटा रूप है। आलेख को हम लघु निबंध की संज्ञा दे सकते हैं। इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती, आमतौर पर ये कथात्मक शैली में ही लिखा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता, विचारों की अधिकता, बात को बार बार ना दोहराना और नवीनता और ताजगी।
आपके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रत्याशित लेख। क्वेश्चन आ जाता है आपका, अप्रत्याशित लेख लिखिए या रचनात्मक लेख लिखिए या सृजनात्मक लेख लिखिए। शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर चलता है, लेकिन आंसर आपका एग्जैक्टली वही बनता है। तो अप्रत्याशित लेख आखिरकार होते क्या हैं? तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, जिस टॉपिक के बारे में आपने सोचा नहीं है और वो अचानक से आपको दे दिया जाता है और उसमें आपको अपनी विचार अभिव्यक्ति करनी होती है, तो उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित लेख। तो इसमें मौलिक विचारों को संकलित करके उनको सुंदर और सुगढ़ ढंग से प्रस्तुत करना होता है, और यहाँ पर अपने घटना, भाव, विचारों को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप से प्रस्तुत करते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की क्षमता अधिकांश लोगों में विकसित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि कुछ को आदत होती है जो पहले से ही ऑलरेडी तैयार आपके पास मटेरियल है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसीलिए ये जो योग्यता है ये विकसित नहीं हो पाती है, आप उस पर निर्भर रह जाते हैं और मौलिक चिंतन और भावाभिव्यक्ति का अभाव होता है। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आपको अप्रत्याशित लेख लिखने को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे आज के सारे टॉपिक्स पूरे होते हैं और आपके पार्ट 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में आपके अभिव्यक्ति माध्यम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, गुड लक, टेक केयर।